इस वीडियो में हम क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ने वाले हैं, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इंडिया में तो लोकल गवर्नमेंट भी होती है, ये क्यों होती है? तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर पक्का मिल जाएगा अगर आपको इसका आंसर पता नहीं है तो। अगर आप एनसीईआरटी बुक के टॉपिक्स का सीक्वेंस देखो तो कुछ इस टाइप से हैं। पहले हमें स्टोरी ऑफ बेल्जियम बताई गई है, फिर स्टोरी ऑफ श्रीलंका, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। लेकिन हम कुछ इस टाइप के सीक्वेंस से पढ़ने वाले हैं। पहले हम स्टोरी ऑफ बेल्जियम और एकोमोडेशन इन बेल्जियम को पढ़ेंगे, उसके बाद स्टोरी ऑफ श्रीलंका और मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका को पढ़ने वाले हैं। लास्ट दो टॉपिक का सीक्वेंस वही रहेगा। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी, पहले बेल्जियम फिर श्रीलंका फिर बेल्जियम फिर श्रीलंका। सो वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर फ्रॉम द स्टोरी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है और इसका एरिया हरियाणा से भी ज़्यादा छोटा है। जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उसी टाइप से बेल्जियम फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लुक्सेमबर्ग के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ की उतनी है, हरियाणा की पॉपुलेशन के आधी है, मतलब कि हरियाणा की 2 करोड़ पॉपुलेशन है। ये एक रैंडम कंपैरिजन किया गया है बेल्जियम और हरियाणा से। इस छोटी सी कंट्री का जो इथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इथनिक कॉम्पोजिशन में कल्चर आ जाता है, लैंग्वेज आ जाती है और रिलीजन आ जाता है। तो अब हम इसका एथनिक कॉम्पोजिशन पढ़ने वाले हैं। ये है यूरोप की छोटी सी कंट्री बेल्जियम। इसमें जो येलो रीजन है इसे हम फ्लैमिश रीजन बोलते हैं और यहाँ पे 59% लोग रहते हैं जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं। और ये जो रेड रीजन है इसको हम वेलोनिया रीजन बोलते हैं। यहाँ पर 41% लोग रहते हैं, 40% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 1% लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ये है बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल। ब्रुसेल में बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग केस चल रहा है पूरी कंट्री के अकॉर्डिंग। जैसे बेल्जियम में, मतलब कंट्री को देखें हम, तो माइनॉरिटी पॉपुलेशन फ्रेंच की थी, फ्रेंच स्पीकर कम थे। वहीं पे अगर हम ब्रुसेल को देखें तो ब्रुसेल में 80% तक फ्रेंच है, मतलब कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन फ्रेंच की है और माइनॉरिटी यहाँ पे डच स्पीकर हैं। बेल्जियम में जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा रिच थी, ज़्यादा पावरफुल थी। उन्हें एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जॉब्स में बेनिफिट जल्दी मिल जाया करते थे और यही चीज़ डच स्पीकिंग कम्युनिटी को गुस्सा दिला रही थी। और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से 1950s और 1960s के बीच में डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव बना रहा। तो अभी तक बेल्जियम में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या किया इन दोनों कम्युनिटीज़ को मिलाने के लिए। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन का मतलब होता है सबको साथ में लेकर चलना, सबको इकट्ठे लेकर चलना। तो 1970 से 1993 तक बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस किए गए। क्यों चेंजेस किए गए? सिंपल, ताकि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, डच स्पीकिंग कम्युनिटी और जो बहुत ही माइनॉरिटी में थी जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी, सब आपस में मिलजुल कर रहें। देखो, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट ऑफ द बेल्जियंस मॉडल। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या क्या चेंजेस आए जिससे कि सब आपस में मिलजुल कर रहने लगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहला चेंज ये किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि जैसे प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा, जो पूरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 मिनिस्टर रहेंगे, एक मिनिस्टर डच स्पीकिंग कम्युनिटी से रहेगा और दूसरा मिनिस्टर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी से होगा, ताकि दोनों कम्युनिटीज़ की आवाज़ सुनी जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरा चेंज ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई थी ताकि वो अपने रीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएँ। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल की एक अलग से सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, जहाँ पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन थे मिनिस्टर्स के, मतलब फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर भी थे और डच स्पीकिंग मिनिस्टर भी थे। बेल्जियम में थर्ड टाइप की भी गवर्नमेंट बनाई गई जिसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं और इसमें 3 मिनिस्टर रहते थे, डच स्पीकिंग मिनिस्टर, जर्मन स्पीकिंग मिनिस्टर और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर। कम्युनिटी गवर्नमेंट का सिंपल सा यही काम था कि कोई भी कल्चर को लेकर, एजुकेशन को लेकर और लैंग्वेज को लेकर लड़ाई झगड़े ना करें। जो भी फ्रेंच बोलता था वो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर को वोट देता था, जो भी डच बोलता था वो डच स्पीकिंग मिनिस्टर को वोट देता था। श्रीलंका कंट्री से तो आप सब थोड़ा बहुत वाकिफ़ होंगे।
जो इंडिया के नीचे एक ड्रॉप शेप की कंट्री है वही श्रीलंका है। ये एक आइलैंड नेशन है, तमिलनाडु से कुछ 6 किलोमीटर दूर है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ की उतनी है जितनी हरियाणा की है। इस कंट्री में भी अलग अलग रिलीजन के लोग और अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। जैसे कि सिन्हाला स्पीकर बुद्धिस्ट रिलीजन की है जो कि 74% हैं। तमिल स्पीकर हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियंस हैं जो कि 18% हैं। अब तमिल स्पीकर में भी 2 टाइप्स के तमिल थे, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल वो तमिल थे जिनके पूर्वज श्रीलंका से ही थे और इंडियन तमिल्स वो तमिल थे या हैं जिनके पूर्वज इंडिया के थे। श्रीलंकन तमिल 13% थे और इंडियन तमिल्स 5% थे। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस 1948 में मिली। यहाँ पर भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी और वो गवर्नमेंट सिन्हाला स्पीकर की बनी क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। मेजॉरिटी में थे इसलिए नहीं बनी क्योंकि उनको वोट्स मेजॉरिटी में मिले थे, इसलिए बनी। गवर्नमेंट बनने के बाद श्रीलंका में कई ज़्यादा चेंजेस हुए, जैसे कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई श्रीलंका की। गवर्नमेंट ज़्यादातर सिन्हाला एप्लीकेंट्स को ज़्यादा फेवर करती थी यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी ऐड किया गया कि गवर्नमेंट बुद्धिज़्म रिलीजन को प्रमोट करेगी और प्रोटेक्ट करेगी। रिलीजन को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को उस रिलीजन को प्रोटेक्ट करना चाहिए जो रिलीजन माइनॉरिटी में है। ये सारे डिफरेंसेस जो किए जा रहे थे गवर्नमेंट के द्वारा सिन्हाला स्पीकर और तमिल स्पीकर के बीच में, इससे तमिल स्पीकर के मन में एलियनेशन की भावना आती थी। एलियनेशन मतलब होता है जब खुद की कंट्री में लोगों को ऐसा महसूस होने लग जाए कि कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, कोई उनकी मांग पूरी करने वाला नहीं है, उनकी कोई लैंग्वेज नहीं है, उनका कोई घर नहीं है, उनकी कोई कंट्री नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, फॉरेनर की फीलिंग आने लग जाए अपनी ही कंट्री में। श्रीलंकन तमिल्स ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किए हैं, पार्टीज़ लॉन्च की ताकि उनकी लैंग्वेज भी ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए। रीजनल ऑटोनॉमी की मांग की। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपनी एक अलग कंट्री की मांग की, बस उन्होंने ये चाहा कि सिन्हाला स्पीकर का रीजन और तमिल स्पीकर का रीजन अलग अलग हो जाए। इक्वालिटी की मांग की, एजुकेशन और जॉब्स में सिक्योरिटी की मांग की, लेकिन ये सब गवर्नमेंट के द्वारा रद्द कर दिया गया। फिर उसके बाद 1980s में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनना स्टार्ट हुई और वो डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंट तमिल एलम। एलम का मतलब होता है स्टेट, तो वो मांग कर रहे थे इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की जो कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में बनता श्रीलंका का। मतलब अब वो मांग कर रहे थे कि हमारी एक अलग कंट्री ही बना दीजिए, लेकिन ये डिमांड भी इनकी नहीं सुनी गई और ये धीरे धीरे एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गई जो कि 2009 में एंड हुई थी ये वॉर। और इस वॉर में काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ उजड़ गई थी, काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ रिफ्यूजी बन गई थी। रिफ्यूजी का मतलब होता है जिनके पास ना ही घर हो ना ही कंट्री हो। अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको बेल्जियन मॉडल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में 2-2 मिनिस्टर्स और कम्युनिटी गवर्नमेंट में 3-3 मिनिस्टर्स और वो भी लैंग्वेज के बेसिस पे। लेकिन इस अरेंजमेंट ने काम बहुत अच्छा किया था। 2 मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई नहीं होने दी, कंट्री का डिवीज़न होने से बचाया। और जब यूरोप की कई सारी कंट्रीज़ आपस में यूरोपियन यूनियन फॉर्म कर रही थी तो ब्रुसेल को ही उसका हेडक्वार्टर बनाया गया, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत ही सोच समझ के लड़ाई रुकवा दी थी और कंट्री का डिवीज़न होने से बचाया था। यहाँ पर आपने बेल्जियन मॉडल भी पढ़ा और श्रीलंकन मॉडल भी पढ़ा। आपको कौन सा अच्छा लगा? ऑफ कोर्स ही बात है बेल्जियन मॉडल, जहाँ पर लड़ाई नहीं हुई। तो एक्चुअली में यही पावर शेयरिंग है, जब एक कंट्री में कई ज़्यादा लोग मिलकर उस कंट्री को चलाते हैं, उससे पावर शेयरिंग बोलते हैं। ऐसा तो नहीं होता डेमोक्रेसी में कि सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर ही बैठकर पूरी कंट्री पर राज करेगा। प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स होते हैं और ये पावर शेयर करने से घटती नहीं है, बल्कि ये पावर शेयर करने से सिटीज़न की और भी ज़्यादा पावर बढ़ती है, क्योंकि जब अलग अलग टाइप के मिनिस्टर्स रहेंगे तो उनकी अलग अलग टाइप की सोच रहेगी, वो अलग अलग कम्युनिटीज़ से आएंगे, अलग अलग लैंग्वेज से आएंगे, तो फिर कोई एक को फेवर नहीं मिलेगा, सबको इक्वालिटी मिलेगी। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल? पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है? तो इसके एनसीईआरटी 2 रीज़न देती है, प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा मोरल रीज़न। प्रूडेंशियल का मतलब होता है सोचा समझा हुआ रीज़न। तो पावर शेयरिंग अच्छी है क्योंकि ये सोशल ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होने से बचाती हैं, झगड़े होने से बचाती हैं। और दूसरा, पावर शेयरिंग स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, मतलब जहाँ पे अगर डेमोक्रेसी होनी है तो वहाँ पर पावर शेयरिंग होनी ही है।
अब जैसे चाइना में डेमोक्रेसी है, लेकिन एक ही पार्टी हर बार जीतती है और वही कंट्री के ऊपर राज करती है, तो ये डेमोक्रेसी का सिर्फ ढोंग हुआ। पावर शेयरिंग नहीं हो रही है वहाँ पे, तो फिर इसका मतलब है डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है वहाँ की। मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट कई फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और वो कोई ऊपर नीचे नहीं होता। जिस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइन एक बराबर होती है, वैसे ही तीनों की पोजीशंस एक बराबर होती है। तीनों का अलग अलग काम होता है, कोई भी टॉप पर नहीं होता है और कोई भी नीचे नहीं होता है। जैसे कि लेजिस्लेचर का काम होता है कंट्रीज़ के लिए लॉ बनाना, फिर एग्जीक्यूटिव उन लॉ को पास करना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है, और जुडिशरी का काम होता है कि उन लॉज को फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये देखना, और अगर लॉज फॉलो नहीं हो रहे हैं तो उनके लिए सज़ा देना। दूसरी फॉर्म है हमारा फेडरलिज्म, जिसे हम फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। जिस तरीके से वर्टिकल लाइन में ऊपर नीचे पॉइंट्स होते हैं, उसी टाइप से इसमें भी ऊपर नीचे होते हैं, मतलब कि किसी की पावर ज़्यादा होती है और किसी की कम। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। सबसे ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है और सबसे कम पावर लोकल गवर्नमेंट के पास होती है, लेकिन अपने अपने एरिया में इनके पास पावर होती है। ये हम सेकेंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और एक तरीका है, पावर शेयर होती है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। इसका एग्जांपल है जो अभी हम पढ़े थे, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या काम था कि वो देखे रिलीजन को लेकर, लैंग्वेज को लेकर और एजुकेशन को लेकर कोई लड़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उसे संभाले। ठीक है। पावर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी शेयर होती है। जब वोट्स टाई हो जाते हैं तो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में फ्रेंडशिप करनी पड़ती है, तो फिर वो एक कोalition की गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, जिसे हम गठबंधन की सरकार भी बोलते हैं। अब इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप पढ़ते हैं। तो इंटरेस्ट ग्रुप वो ग्रुप होता है, जैसे कोई एक कम्युनिटी, फार्मर की कम्युनिटी हो सकती है जिसको अच्छी क्वालिटी के सीड्स चाहिए, ट्रेडर की कम्युनिटी हो सकती है जिसको टैक्स कम करवाना है। ये सब आपस में मिलजुल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो फिर उसे हम इंटरेस्ट ग्रुप बोलेंगे, और ये भी पावर शेयरिंग करने का एक तरीका है। दूसरा है प्रेशर ग्रुप। जब एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है तब हम उसे इंटरेस्ट ग्रुप बोलते हैं, लेकिन जब पूरी कंट्री प्रोटेस्ट कर रही है किसी एक चीज़ के लिए तब हम उसे प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। अभी हमने बात की थी कि पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी होती है, तब जाकर कोalition की गवर्नमेंट बनती है। लेकिन कोalition की गवर्नमेंट कभी कभी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं कर पाती है। जैसे कि जर्मनी का केस है, 2005 में किसी भी पार्टी ने मेजॉरिटी में वोट पाए ही नहीं, सबके टाई हो गए। तो दो पार्टी जिनकी पहले से दुश्मनी चली आ रही थी, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई, जिसे अगर एक पार्टी कहती थी कि हम ये लॉज बनाएंगे तो दूसरी बिल्कुल अपोजिट चलती थी। तो कुछ इस टाइप का कार्टून एनसीईआरटी में दिया गया है कि दो स्टीयरिंग होती थी एक कार में, तो कार आगे ही नहीं बढ़ती थी, मतलब कि कंट्री का डेवलपमेंट ही नहीं होता था। विद दिस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हमारी वीडियो भी कंप्लीट होने वाली है। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो पीछे कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है उसकी आवाज़ ना आए, लेकिन फिर भी बहुत जगह वो रिकॉर्डिंग्स में मेरे आ चुका है, बट इतना ज़्यादा नहीं आई है। मेरी आवाज़ क्लियर है, मैंने देख ली है। और कैसी रही ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दूसरी कौन से चैप्टर पर आपको वीडियो चाहिए ये भी बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।